हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और मैं सतीश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे इंटरमीडिएट का 2023 का इंग्लिश का पेपर, जो कि आज हुआ है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये इंटर का आज पेपर हुआ है दोस्तों, सेट नंबर 316 ZY। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब अनसॉल्व की वीडियो बनाई थी हमने, कि जो पहला क्वेश्चन आएगा वो एक पैसेज आएगा और पैसेज से हमें क्वेश्चनों के आंसर छांट कर देने होंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वही है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पूरा पैसेज हमें केयरफुली पढ़ना है और जो क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं इस पैसेज पे जो आधारित क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के आंसर इस पैसेज से हमें छांट के लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी डन इफ़ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। क्या किया जाना चाहिए यदि हम किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं, किसी भी उपक्रम में हम सफल होना चाहते हैं, तो हमें मतलब क्या करना चाहिए। तो देखिए पैसेज में इसका आंसर है दोस्तों। इसका आंसर यहाँ से शुरू से ही दे रखा है, इफ़ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग तो वी मस्ट वर्क स्टडीली टू द एंड। यहाँ तक आप इसका आंसर आपने लिखा होगा, ठीक है ना। ये पहली लाइन इसका पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड शेरिडन डू व्हेन ही फेल टू मेक ए स्पीच इन द पार्लियामेंट। ठीक है ना। तो ये एक नाम है शेरिडन, इसने क्या किया जब वह फेल हो गया था एक भाषण देने में पार्लियामेंट में। तो उसने क्या किया था, तो इसका आंसर भी दोस्तों इसी में है। देखिए पैसेज में ये दे रखा है, यहाँ से लिख सकते हैं आप कि शेरिडन ए फेमस ऑरेटर ऑफ इंग्लैंड अटेम्प्टेड टू मेक ए स्पीच in the parliament but failed and sat down in great discomfiture. his friend told him। ये बहुत सारा आप यहाँ से बना के लिख सकते हैं, यहाँ से आप एंड इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं उतना लिख देना, ठीक है ना। वो लिखा भी होगा आपने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड शेरिडन मीन when he said that it is in me and shall come out। तो यहाँ पे हमें ये बताना था दोस्तों कि शेरिडन जो था इसका क्या मतलब था जब उसने ये कहा था कि इट इज़ इन मी एंड शैल कम आउट, कि यह मैं हूँ और मेरे से ये आएगा। तो ये जो था दोस्तों, ये यहाँ पे था, देखिए ये कहा था उसने पैसेज में, ये है देखिए, यहाँ से था, यस यहाँ से देखिए, यहाँ से था देखिए, ही रिप्लाइड इज इन मी एंड शैल कम आउट। जब वो स्पीच देने में फेल हो गया था तब उसने ये बात कही थी। तो इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा था कि मेरे अंदर जो है ये भाषण देने का, स्पीच देने का मतलब एक गुण है और ये बाहर जरूर आएगा। तो इसको कुछ आपको अपनी तरफ से बना के लिखना था और कुछ पैसेज की हेल्प से लिखना था, तब आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पैसेज। आपने इस पैसेज से क्या शिक्षा प्राप्त की है, इस पैसेज से हमें क्या शिक्षा मिली है। तो सारा पैसेज पढ़ने से ये पता चल रहा है दोस्तों कि हमें क्या करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए और किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्टडीली काम करना चाहिए, हमें दृढ़ता के साथ काम करना चाहिए, ठीक है ना, और निराश नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे आपको ये बना के लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम्बारेसमेंट। तो एम्बेरसमेंट होता है शर्मिंदगी, ठीक है ना, और निराशा भी कहते हैं दोस्तों, इसका अर्थ निराशा भी होता है। तो इसका जो मीन्स है इसका, वो ये आप लगा देते हैं डिसअपॉइंटमेंट। जो आपके इस पैसेज में दिया हुआ शब्द है डिसअपॉइंटमेंट, ये इसका एम्बारेसमेंट का एक तरीके से सिनोनियम्स हो जाता है। ये इसका आंसर था, ठीक है ना। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ लेजली। लेजली का कौन सा शब्द अपोजिट है। लेजली कहते हैं सुस्तीपन से या आलसीपन से। तो इसका शुरू में दे रखा देखिए दोस्तों, स्टेडिली हो जाता है। इसका क्या होता है, स्टेडिली। एंटोनियम देना था यहाँ पे, हमें क्या देना था, अपोजिट देना था, यानी कि विपरीत देना था। तो लेजली तो आलसी होता है, आलसी रूप से,
तो इसका उल्टा हो जाता, इसका अपोजिट हो जाता स्टेडीली। तो ये इसका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज प्रूव टू बी प्रोफेटिक। ये जो फ्रेज दे रखा है इसका क्या अर्थ है कि प्रूव टू बी प्रोफेटिक। तो प्रोफेटिक कहते हैं भविष्यवाणी सिद्ध हुई, भविष्यवाणी सिद्ध हुई। क्या भविष्यवाणी सिद्ध हुई थी, तो ये एक फ्रेज था, इसको हमें अपने शब्दों में इसका आंसर बना के देना था दोस्तों, ठीक है ना। कुछ पैसेज से लिख सकते थे और कुछ आपको अपनी तरफ से बना के देना था। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में देखिए ये आर्टिकल है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 100 से 150 शब्दों के बीच में आपको ये आर्टिकल लिखना था। 3 आर्टिकल हैं ये। डिड इंडिया सक्सीड इन डीलिंग विद द पैंडेमिक, क्या भारत जो तो सफल हुआ था इन डीलिंग विद द पैंडेमिक, जो महामारी थी उस महामारी से मतलब महामारी को डील करने में क्या भारत सफल हुआ था, इसमें हमें लिखना था। यह आर्टिकल था आपका पहला। या रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, या औरतों का जो भूमिका है आधुनिक भारत में वो क्या है, उसके बारे में लिखना था। और तीसरा आर्टिकल था जर्नलिज्म एंड इट्स वर्क इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, यानी कि जो जर्नलिज्म होता है उसका क्या रोल है, उसका क्या काम है इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, यानी कि प्रजातांत्रिक देश में जर्नलिज्म का क्या काम है, पत्रकारिता जो होती है, ठीक है दोस्तों। फिर ये लेटर देखिए कितने आसान आए थे आपके। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को पत्र लिखना था। वार्निंग हिम, उसे चेतावनी देते हुए अगेंस्ट किसके विरुद्ध, सम ऑफ हिज अनडिजायरेबल कंपेनियंस, जो उसके कुछ अनडिजायरेबल कंपेनियंस कहते साथी, जो उसके अनडिजायरेबल कंपेनियंस हैं, यानी डिजायरेबल कहते हैं जिसको इच्छा करे हो, और अनडिजायरेबल कहते हैं अइच्छित, यानी कि जो खराब उसके साथी थे उनके खिलाफ क्या देनी थी, चेतावनी देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना था। तो ये भी बहुत आसान था। या फिर आप एप्लीकेशन लिख सकते थे कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल को एप्लीकेशन थी ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम। ये प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी थी कि उनसे प्रार्थना करनी थी कि एनुअल स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करें समय से, इन टाइम माने समय पर, जो वार्षिक खेल होते हैं उनको समय पर ऑर्गेनाइज करें। इस तरह से ये एप्लीकेशन भी थी, बहुत आसान थी। फिर सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। ये ग्रामर का पोर्शन है, इसको सही से समझते हैं दोस्तों। ये है सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक्स, जो हमेशा सोचता है, ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं के बारे में, इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इगोइस्ट, अहमवादी। क्या कहा जाता है उसे, अहमवादी। नेक्स्ट है द फ्रेज टू हेल्प फ्रॉम मीन्स, ये जो वाक्यांश है टू हेल्प फ्रॉम, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है दोस्तों टू कम फ्रॉम, से आना, ठीक है ना, टू कम फ्रॉम। नेक्स्ट है द सिनोनियम ऑफ डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का क्या सिनोनियम है, क्या पर्यायवाची है, तो डेरोगेटरी होता है दोस्तों अपमानजनक, तो इसका हो जाएगा डिफेमेटरी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सिनोनियम, डिफेमेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये है अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, विच वर्ड या पार्ट इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर। हमें ये बताना है कौन सा भाग या कौन सा शब्द ऊपर के सेंटेंस में एक एरर है, दोष है, कमी है। तो देखिए दोस्तों ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, और अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हों तो ये फ्यूचर की कंडीशन है, और फ्यूचर की कंडीशन में कभी भी इफ क्लाउज जो होती है वो फ्यूचर में नहीं होती है। तो ये जो हमारी शुरू में इफ क्लाउज दे रखी इन्होंने, ये फ्यूचर में नहीं होती, ये प्रेजेंट में बनती, यही यहाँ पे एरर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ये सही है, यू विल नॉट सक्सीड, इस पार्ट में, पूरे पार्ट में इसमें कमी है, ठीक है ना। ये सही क्या होता, ये विल नॉट हटता दोस्तों, और विल नॉट की जगह क्या आता, तो दोस्तों यहाँ पे विल नॉट के स्थान पर क्या आता, डू नॉट आता, प्रेजेंट का सेंटेंस बनता है एक। तो ये हो जाता सेंटेंस कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। नेक्स्ट है दोस्तों, तो इसके इस पार्ट में कमी है, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन इसका सही है, इस पार्ट में कमी है, विल नॉट की जगह डू नॉट होता। फिर है 10 एंटोनियम्स ऑफ सेवेज, सेवेज मीन्स होता है जंगली, तो दोस्तों इसका एंटोनियम क्या होगा, सिविलाइज्ड, ये सिविलाइज्ड हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन ठीक है। फिर नेक्स्ट है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन,
ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है दोस्तों। तो आपको कोई सी एक करनी थी, यहाँ पे मैं दोनों बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना था, पहली डायरेक्ट में क्या करना था, यह है प्रिया सेड टू द टीचर। प्रिया ने टीचर से कहा, क्या कहा, सर आई कुड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे। मैं कल अपना काम नहीं कर सकी। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, प्रिया सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, यहाँ पे टोल्ड द टीचर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सर आ गया, ये क्या है, एक सम्मान सूचक शब्द है। तो इस सर के लिए कंजक्शन से पहले हमें क्या लगाना होगा, रेस्पेक्टफुल्ली, रेस्पेक्टफुल्ली। ठीक है। और फिर हमारा कंजक्शन क्या आएगा, दैट। ये रेस्पेक्टफुल्ली किसके लिए आया, सर के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में एक सम्मान सूचक शब्द रखा सर, और वाक्य हमारा असर्टिव है, और असर्टिव वाक्यों में कंजक्शन क्या आता है, दैट आता है। तो प्रिया टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुल्ली दैट। अब ये सेंटेंस आई है, आई हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, और आई को हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से। और कर्ता क्या, प्रिया, प्रिया लड़की है, एक वचन है, तो ये हमारा प्रोनाउन क्या बदल जाएगा, सी में, सी। अब कुड नोट का कुड नोट ऐसी रहेगा दोस्तों, डू भी ऐसी रहेगा। अब देखिए, पहले हमारा सब्जेक्ट आई था, तो आई के साथ पॉसेसिव केस का आया माई। अब हो गया सी, तो सी के साथ पॉसेसिव केस का आएगा हर, वर्क। और यस्टरडे को हम बदलते हैं द प्रीवियस डे में। ठीक है दोस्तों, दैट बनाते हैं यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं। नेक्स्ट दूसरी हमारी नरेशन है, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन। क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो स्टेशन तक का। सेड द ट्रैवलर टू द ओल्ड मैन। यात्री ने बूढ़े आदमी से कहा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी डायरेक्ट इस तरह से बनेगी, द ट्रैवलर सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, सेड टू का दोस्तों हो जाएगा आस्क्ड। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड द ओल्ड मैन। कंजक्शन यहाँ पे इफ लगेगा। ठीक है। अब इसको हम असर्टिव की तरह बनाते हैं, जब हम प्रश्नवाचक वाक्य में डायरेक्ट बनाते हैं तो असर्टिव की तरह बनाते हैं। और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है यू, और यू को बदलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। तो दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य की जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कंजक्शन इफ लगाते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड होता है तो वही कंजक्शन बन जाता है। तो यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन वर्ड है नहीं, तो यहाँ पे हमारा कंजक्शन इफ आएगा। ठीक है। वेदर भी लगा सकते हैं, और इसको बनाएंगे असर्टिव की तरह। तो यू जो सेकंड पर्सन है, यू को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से, और रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म क्या है, ओल्ड मैन है। ओल्ड मैन सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसका यहाँ पे प्रोनाउन आ जाएगा ही। फिर टेंस चेंज करेंगे, कैन का क्या हो जाता है इंडायरेक्ट बनाते समय, कुड, कैन का कुड हो जाएगा, टेल ऐसी रहेगा। अब ये मी आ गया दोस्तों, मी जो है वो आई का ऑब्जेक्ट है, और आई को हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से, तो मी को भी हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदलेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब कर्ता क्या है, ट्रैवलर, ट्रैवलर एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा हिम। बाकी द वे ऐसी रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, टू द स्टेशन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इंडायरेक्ट बन जाएगी ये दूसरी वाली। द ट्रैवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द स्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवे का बी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। किसी एक को आपको चेंज करना था, जोड़ना था। अभी मैं दोनों बता दूंगा आपको। ये पहला था, आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम। मैं समय पर काम समाप्त कर लूंगा। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। और इसको हमें बनाना है सिंपल। क्या बनाना था दोस्तों, सिंपल। तो देखिए सिंपल कैसे बनेगा। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है सिंपल सेंटेंस में विदाउट कंजक्शन हमें सेंटेंस को जोड़ना होता है। तो आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, मैं समय पर काम को समाप्त कर दूंगा। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। तो बस क्या करेंगे, ये पांचवे का फर्स्ट है सिंपल। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, ये दूसरा सेंटेंस शुरू में लिखना था, आई एम श्योर, आई एम श्योर। और इन्फिनिटिव का यहाँ पे यूज करना था, आई एम श्योर टू फिनिश
द वर्क इन टाइम। बस इस तरह से ये सिंपल बन जाता है दोस्तों, आई एम श्योर टू फिनिश द वर्क इन टाइम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये कम्प्लेक्स बनाना है, तो चलिए कम्प्लेक्स ही बना लेते हैं। ये है सम पीपल डाई, कुछ लोग मर जाते हैं फॉर ए नॉवल के कॉज, एक श्रेष्ठ कारणों के लिए मर जाते हैं। दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, उनका प्रत्येक के द्वारा सम्मान किया जाता है। ये कम्प्लेक्स बनाना है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये भी बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और भी तरीके से बना सकते हैं, अभी फिलहाल मैं रिलेटिव प्रोनाउन से बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा सम पीपल हु का यूज करेंगे यहाँ पे, सम पीपल हु डाई फॉर ए नोबल कॉज। राइटिंग थोड़ी रफ है बट समझ में आ जाएगी। आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा एक कम्प्लेक्स बन जाएगा। सम पीपल हु डाई, कुछ लोग जो मर जाते हैं, फॉर ए नॉवल कॉज, श्रेष्ठ कारण के लिए, आर ऑनर्ड बाई एवरी वन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ये आपको बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ये पहला सेंटेंस आपको कंपेरेटिव डिग्री बनानी है, दूसरे में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं, ठीक है। इस सी का फर्स्ट, ये कंपेरेटिव डिग्री बनानी है। कैसे बनेगी देखो दोस्तों, ये है कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कोलकाता सबसे बड़ा शहर है इन इंडिया, भारत में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि तुलना में कोई चीज़ गुणों में सबसे अच्छी है, या ये पहचान लीजिए पहले कि यहाँ पे डिग्री कौन सी है। तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये बिगेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे। और कोई चीज़ गुणों में सबसे अच्छी दिखाई जा रही है कि कलकत्ता सबसे बड़ा शहर है इंडिया में, यानी कि कलकत्ता के जैसा कोई शहर बड़ा है ही नहीं दुनिया इंडिया में, ठीक है ना। तो इसकी जब हम कंपेयर डिग्री बनाएंगे, तो ये डिग्री का नियम है दोस्तों कि जब हम सुपरलेटिव से कंपेरेटिव बनाए या कंपेरेटिव से सुपरलेटिव बनाए, तो सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, कर्ता चेंज नहीं होता। तो कोलकाता कोलकाता रहेगा, कोलकाता, ये फिर वर्ब आ जाएगी। उसके बाद बिगेस्ट की कंपेरेटिव डिग्री लग जाएगी बिगर, ठीक है। और एडजेक्टिव के बाद कंजक्शन आएगा देन, THAN, देन इसका कंजक्शन होता है कंपेरेटिव डिग्री का। तो कोलकाता इज बिगर देन, और देन के बाद यूज करेंगे दोस्तों हम एनी अदर का, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज गुणों में सबसे अच्छी है। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी, एनी अदर सिटी इन इंडिया। इस तरह से दोस्तों इसकी कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगी, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। जब कोई चीज गुणों में सबसे अच्छी होती है तो देन के बाद हम एनी अदर का यूज करते हैं, ठीक है ना, कंपेरेटिव डिग्री में आते हुए। तो इस तरह से कंपेरेटिव डिग्री बन गई। फिर दूसरे में हमें क्या करना था, ये अफर्मेटिव बनाना था, तो अफर्मेटिव भी बना देते हैं। ये है नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप, जो इस ट्रेन रुकी देन आई गो डाउन, मैं उतर गया। तो देखिए दोस्तों नो सूनर है ये, तो नो सूनर किसका निगेटिव ये शब्द है, एज सुन एज का। तो नो सूनर के स्थान पे क्या आ जाएगा, एज सुन एज। तो इस तरीके से बन जाएगी, देखिए इसका अफर्मेटिव एज सून एज। और दोस्तों ये जो डिड है ये हट जाएगा, ये जब नो सूनर का यूज होता है तब हेल्पिंग वर्ब साथ में आती है। अब ये डिड हट जाएगा और ये स्टॉप की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, स्टॉप्ड, 5 मिनट का वाक्य है ये। एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड, ठीक है ना। जब हम नो सूनर का यूज करते हैं तो साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती है, जहाँ पे जो नो सूनर जिस सेंटेंस के साथ होता है
उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब नो सूनर के साथ आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 मिनट का वाक्य, अब हम इसको अफर्मेटिव बनाएंगे तो नो सूनर को हम एज सून एज में बदल देंगे और ये स्टॉप की सेंस फॉर्म आ जाएगी स्टॉप्ड, ठीक है। और न आगे क्या है, देन बदल जाएगा कॉमे में, ठीक है। आई गोट डाउन, आई गोट डाउन। तो इस तरीके से अफर्मेटिव बन जाएगा कि एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट डाउन। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपको करेक्ट करने हैं, सही करने हैं एरर में। तो देखिए यह हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज नॉट ग्रांटेड, तो यहाँ पे जो कमी है, ये सही जो होगा इसमें क्या होगा, हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव, ऑफ की जगह स्थान पे क्या आएगा दोस्तों, फॉर। हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव वाज नॉट ग्रांटेड, तो ऑफ का क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड। तो देखिए न्यूज क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ कभी भी दिस का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो दिस का क्या होगा, दिस होगा, और हैव का होगा हैज, क्योंकि न्यूज क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको बहुवचन में हम यूज नहीं करते हैं। तो दिस का दिस हो जाएगा और हैव का हैज हो जाएगा, इस तरीके से पूरा सेंटेंस सही बन जाएगा। दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड, इस खबर ने मेरे दिमाग की शांति को भंग कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों सही हो जाएंगे, कोई सा एक ठीक करना था आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। ये आपके होमोफोन से दोस्तों, होमोफोन जो समानुच्चारण वाले शब्द होते हैं, उच्चारण में एक जैसे होते हैं बट इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे स्टेयर है, स्टेयर में होता है सीढ़ी, और ये स्टेयर होता है घूरना। तो दोस्तों इनके दो सेंटेंस बनाने थे आपको, एक सीढ़ी का बनाना था और एक घूरने का बनाना था। तो कुछ ही बना सकते हैं, स्टेयर पे ही बना सकते हैं आप कोई सा भी सेंटेंस, और घूरने पे बना सकते थे। दो सेंटेंस आपको बनाने थे, कोई से एक पेयर को आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है। अब ये डिस्टेंस में होता उतारना यानी कि उतराव, ठीक है ना। और ये डिस्टेंट वन होता है असहमति, इनको भी आपको अपने सेंटेंस में यूज करना था। तो चाहे तो आपको ये पेयर करना था या ये करना था, जिनको अर्थ याद है शब्दों के वो सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका अर्थ सीढ़ी है और इसका है घूरना, और ये है उतरना यानी उतराई, और ये है असहमति, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये आपकी स्टोरी थी, एक बार एक चोर घर में घुस गया। कितनी आसान स्टोरी है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कभी टाइम मिला तो हम बना देंगे जरूर स्टोरी। तो आई होप आपने ये स्टोरी भी बना दी होगी। एंड उसके बाद यह सेक्शन डी में लिटरेचर में, ये लिटरेचर थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था। या वेयर इज द सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ स्थित था, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड रोजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ, रोजवेल्ट ने डेथ के भय के बारे में क्या कहा था। या व्हाई डिड द मैन सेलिंग रेड ट्रैप्स रिसोर्ट द बैगिंग एंड पैटी थीवरी, ये भी कर सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका 80 शब्दों का था, ये लॉन्ग क्वेश्चन था दोस्तों। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, जो मुकेश वाला चैप्टर था कि जो ग्लास यानी कि बैंगल्स थी, कांच की चूड़ियाँ बनाने के जो उद्योग थे, उसके क्या हैजर्ड्स थे, क्या मतलब क्या खतरे थे, क्या खतरे होते हैं, वो इसमें लिखना था आपको। द स्टोरी ऑफ द रैट ट्रैप इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल डिस्कस, ये स्टोरी है रैट ट्रैप जो है वो दोनों चीज़ें हैं, यानी कि मनोरंजन भी है उसमें और फिलोसॉफिकल दार्शनिकता भी है उसमें, वो दर्शन भी कराती है हमें, यानी कि उसमें दार्शनिकता भी है, तो इस पर आपको डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका पोइट्री का लाइन थी, इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर छांट कर लिखने थे। पहला क्वेश्चन था व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू, कि फिशरमैन को क्या नहीं करना चाहिए था। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, ये दूसरी की दो लाइन है, उसको वेल्स को हानि नहीं पहुंचानी थी, है नी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वुड